हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। मैं हूं आपका भास्कर भैया और आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के सेशन में। मुझे उम्मीद है सभी लोग घर पर बढ़िया हो और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हो। सो बच्चों देखो, हमारा सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था और आज रहेगा इसका लास्ट लेक्चर, यानी आज इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर मुझे उम्मीद है सभी लोगों ने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे होंगे एंड आपको मजा आया होगा, सारे कंसेप्ट क्लियर भी रहे होंगे। जैसे कि मैंने कहा था, आपके भास्कर भैया पूरे आपको ईजी में ही पढ़ाएंगे और विथ थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल्स भी करवाएंगे। तो वो सब हमने किया ही अच्छे तरीके से एंड आई होप आप सभी ने भी अच्छे से किया होगा। एंड जो मैं होमवर्क आपको देता ही हूँ, जो आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, आई होप वो आपने अच्छे से किया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पर पढ़ने के साथ साथ मेरे से पढ़ाई करो तो साथ में खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एक बार आपने प्रैक्टिस कर लेना फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिंपल चीज है। कंसेप्ट ज्यादा अच्छे पता कब होते हैं, जब आप एक बार पढ़ लो एंड खुद से थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, बस इतना ही चाहिए होता है। इतना कर लोगे ना, केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। धीरे धीरे करके ऐसी केमिस्ट्री स्ट्रांग होती है। कई बार मैं क्या सुनता कि भैया केमिस्ट्री वीक रह गई है। क्यों वीक रह जाती है? क्योंकि मैं पढ़ तो लेते थ्योरी वाइज, लेकिन उसको प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस नहीं करते तो केमिस्ट्री वीक रह जाती है। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, क्या बोलते हैं भाई वाली बात है ना। तो आपको भी ये करना है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करे करना। तो ये चैप्टर आपका आज ओवर हो जाएगा। ओके, तो वही वाली बात है, सभी लोग अच्छे से देखना पूरे सेशन को, आज का स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड प्रैक्टिस करते रहना होमवर्क में भी एंड खुद से भी प्रैक्टिस करना है। कोई डाउट आए तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो एंड इसके अलावा इंस्टा पे तो आप मेरे से कनेक्ट हो ही तो वहां पर भी आप पूछ सकते हो। ओके, तो आज कौन से टॉपिक हम कवर करने वाले एक बार जरा देख लेते हैं। आज हम कवर करेंगे एब्नॉर्मल मोलर मास के बारे में एंड वॉन ऑफ फैक्टर के बारे में। ओके, तो आज ये दो टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं। ओके, शुरुआत करते हैं सबसे पहले टॉपिक से, हमारा एब्नॉर्मल मोलर मास। अब ये होता क्या है, देखो टॉपिक में अगर देखें तो जैसा नाम वैसा काम वाली चीज होने वाली है। मोलर मास क्या है ये हम जानते हैं, है ना, कि आपका किसी भी मॉलिक्यूल की बात करेंगे या किसी भी आइटम की बात करते हैं, कुछ भी हो, उसके 1 मोल का जो मास होता है उसका मोलर मास कहते हैं। जिसको आप ग्राम्स में निकालते हो ना, ग्राम पर मोल में, वो क्या आपका मोलर मास रहता है, ये हम जानते हैं ना। अब बात ये आती है कि देखो कभी कभार क्या होता है कि आपका एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है और जो थियोरेटिकल डाटा है वो मैच नहीं करता। मतलब कि जैसे कि मान लो आपको कोई क्वेश्चन मैंने दे दिया, उसमें आपको सारा डाटा मैंने आपको दिया और मैंने बोला भाई इसका मोलर मास निकाल के बताओ, तो जो फॉर्मूला होगा वो आप उससे निकाल पाओगे। जो मेरे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की जो हमने बातें करी थी, अपना जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, वेपर प्रेशर की या फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की या ऑस्मोटिक प्रेशर की, जो मेरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी, तो उनकी मास का यूज क्या, उनका यूज यही तो है ना कि आप मोलर मास अच्छे से निकाल पाओ। तो मान लो आपने उनका फॉर्मूले का यूज किया और आपने मोलर मास निकाल लिया, ठीक है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि जब एक्सपेरिमेंटली जब हम जाते हैं ना, तो जो मोलर मास मिलता है वो इस थियोरेटिकल डाटा से, जो हमने फॉर्मूले से निकाला है, थ्योरी की मदद से निकाला है, उससे वो मैच नहीं करता, वो अलग आता है और थियोरेटिकल डाटा मेरा अलग रह जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब आपको जो मोलर मास मिलता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के लिए जो मोलर मास आपको मिलता है, अगर वो थियोरेटिकल डाटा से अलग आ जाता है तो हम बोलते हैं कि जो मास मुझे मिला है इसको बोला जाता है एब्नॉर्मल मोलर मास। तो जैसा नाम वैसा ही काम है और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो देखो एक बार डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं। बिल्कुल यही लिखा है कि द थियोरेटिकली वैल्यूज of molecular mass when calculated from qualitative properties of a solution are sometimes found to be different or differ from the experimentally obtained values। तो जैसा मैंने बताया आपको, हम फॉर्मूले की मदद से जो डाटा निकालते हैं, जो थ्योरी पढ़ के जो बातें हम करते हैं, वो थियोरेटिकल डाटा होता है, थियोरेटिकली वैल्यू होती है। एक्सपेरिमेंटल डाटा क्या होता है, जो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा है, ठीक है, जो प्रॉपर्ली हम ऑब्जर्व करते हैं एक एक्सपेरिमेंट के बाद। तो वहां पर क्या होता है कि अगर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से भी हम मोलर मास निकालने वाले हो और एक्सपेरिमेंटली निकाल लो, तो क्या होता है कभी कभार डाटा अलग अलग आता है। इसी को क्या बोलते हैं, एब्नॉर्मल मोलर मास की कंडीशन कहते हैं कि आपको एक्सपेरिमेंटली जो मिला है वो है एब्नॉर्मल, यानी जो मिलना चाहिए था उससे अलग मिल गया, तो वो एब्नॉर्मल होता है, ठीक है। तो यही चीज है। तो यहाँ पे ये लिखा है द वैल्यूज आर ऑफन रेफर टू एज एब्नॉर्मल मोलर मास। बिल्कुल सही बात है, क्लियर सभी को। इसके अलावा ये होता क्यों है ये भी समझ लो। इट इज ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। यानी क्या होता है कि आपके जो सॉल्यूट पार्टिकल्स, देखो सिंपल बात है, मोलर मास हम किसका निकालने वाले हैं, अपने सॉल्यूट पार्टिकल्स का। बिल्कुल सही बात है ना, क्योंकि सारा एक्सपेरिमेंट उसी पर तो कर रहे हो, है ना। अब देखो तो क्या होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, अगर उसका एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, आपका मोलर मास अलग मिलेगा। और बात अगर देखो तो प्योर लॉजिकल बिल्कुल सही भी है, क्योंकि देखो हमने जैसे मान लो क्या हुआ, जैसे मान लो आपने सॉल्यूशन बनाया पानी,
पानी का सॉल्यूशन बनाया आपने, उसमें नमक डाल के, मान लो आपने सॉल्ट लिया, NaCl लिया, उसको पानी में डिसॉल्व कर दिया। अब होगा क्या, आप जानते हो कि NaCl का डिसोसिएशन हो जाता है क्योंकि वो एक आयनिक कंपाउंड होता है। अब वो टूट जाएगा तो वो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। अब ऐसे में होगा क्या, देखो ऐसे में क्या हुआ, ऐसे में हुआ ये कि पहले मेरे पास NaCl था तो मैं उसका मोलर मास देख रहा था, है ना, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल ही बदल गया ना। जो सॉल्यूट पार्टिकल था वो रहा ही नहीं जो हमने स्टार्टिंग में डाला था। स्टार्टिंग में मैंने कंप्लीट NaCl का एक मॉलिक्यूल डाला था, ना कि Na+ आयन और Cl- आयन, वो तो हमने नहीं डाले थे ना। तो क्या होगा, डिसोसिएशन की वजह क्या होगा कि जो सॉल्यूट था वो पूरा बदल गया, वो टूट गया, वो कुछ और ही चीज में कन्वर्ट हो गया, अपने आईएस में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जो वैल्यू निकल के आएगी वो अलग आएगी, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिनकी हम बात करते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। अगर सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर चेंज हो जाएंगे, उनके नंबर बदल जाएगा, तो उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से अगर हम मोलर मास निकालते भी हो तो वो वैल्यू भी अलग आएगी, बिल्कुल अलग आएगी, क्योंकि एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स चेंज हो जाते हैं, और वो चेंज हो जाएंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो उन पे डिपेंड करती है उनकी मदद से जो मोलर मास आएगा वो अलग आएगा। तो बिल्कुल सही बात है, तो ये चीज यहाँ पर आती है। तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन क्या प्रॉब्लम देती है हमें, ओके, तो ये चीज यहाँ पर आती है, ठीक है। तो अगर बात करें इसके अंदर थोड़ी और बात करते हैं, थोड़ी और फैक्टर्स हम समझते हैं कि कैसे हम अबनॉर्मलिटी को डिसाइड कर सकते हैं। तो ध्यान दो, द अबनॉर्मलिटी इन अ मॉलिक्यूलर मास कैन बी एक्सप्लेन्ड एज, कैसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला क्या है, डिसोसिएशन के विया, द डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स इनटू मल्टीपल आयंस रिजल्ट इन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ओके। तो जैसा मैं बताया, अगर डिसोसिएशन अगर हो जाता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, ज्यादातर क्या होता है वैसे आयनिक कंपाउंड का ही होता है, सिंपल चीज है कि वो अपने आयंस में इजीली डिसोसिएट हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे में क्या होता है, अगर वो टूट जाएगा तो अपने आयंस बना लेगा, और ऐसे में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। दस दिस इन टर्न इंक्रीज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन, बिल्कुल सही बात है, जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी वो अलग हो जाएंगी, वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि देखो सिंपल बात क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज्यादा रहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा हो जाती है। तो ये चीज है, सिंस द मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the colligative properties, its value tends to be lower than expected। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखी हुई क्या, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से देखो मोलर मास पे इफेक्ट पड़ता है। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, इंक्रीज करेगी, तो मोलर मास डिक्रीज हो जाता है, ओके, ये चीज यहाँ पर आती है। और अगर मोलर मास में चेंज आएगा तभी तो बोलोगे ना अबनॉर्मल मोलर मास मिल रहा है, तो वो चीज यहाँ आती है, ओके। अगर मान लो उल्टा हो कि अगर सॉल्यूट क्या वो एसोसिएट हो जाए, वो आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं, तो इसको आप बोलते हैं एसोसिएशन, ठीक है। डिसोसिएशन का इसका अपोजिट होता है, जहां पर पार्टिकल एक से ज्यादा में टूट जाता है, तो वो तो डिसोसिएशन हो गया। और अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स जुड़ जाते हैं और एक पार्टिकल बना लें, तो क्या बोलेंगे, उसको बोला जाएगा एसोसिएशन। तो क्या लिखा है यहाँ पे, तो अगर एसोसिएशन होता है तो क्या होने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सॉल्यूशन डिक्रीज, बिल्कुल सही बात है। अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जुड़ जाएंगे और वापस में एक पार्टिकल बना लेगा, तो पहले दो थे अब बचा एक, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल तो डिक्रीज हो गए ना काउंटिंग करने पे, तो इससे क्या होगा, इट विल डिक्रीज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही बात है। इन दिस केस द मोलर मास वैल्यू ऑब्टेन आर हायर देन एक्सपेक्टेड, बिल्कुल सही बात है। अब जो मोलर मास मिलेगा वो आपको हायर मिलेगा। अब देखो इसे चाहो तो आप इसे थियोरेटिकली हमने बात करी, ठीक है, अब देखो उसको लॉजिकली भी समझ सकते हो, कैसे, सिंपल बात, मैंने क्या बोला, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ती हैं, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ते हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई सॉल्यूट के पार्टिकल जितने ज्यादा रहेंगे उसकी प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा रहेगी, सिंपल चीज। तो अगर बात करें एसोसिएशन या डिसोसिएशन में, तो डिसोसिएशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेंगी, सही बात है। अगर एसोसिएशन में क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़ गए तो वो कम बन गए, है ना, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए अब, तो ऐसे में क्या होगा, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम भी हो जाएगी, बिल्कुल सी बात है। अब मोलर मास का देखो कैसे रिलेशन आया, अगर दो या दो से ज्यादा पार्टिकल जुड़ जाएंगे तो ऐसे में क्या होगा, जो नया पार्टिकल बनेगा उसका जो मोलर मास होगा वो पहले दो के सम के बराबर होगा, है ना। अगर लॉजिकली देखें, मान लो H2 है, एक H2 का हम जानते हैं कि 18 मोलर मास मेरा रहता है ना, दूसरा H2 है, मान लो उसका भी 18 है। अब ये तो एक एक H2 की बात हुई, मान लो ये दोनों H2 जुड़ जाते हैं, तो जो रिजल्टेंट जो मेरा बड़ा मॉलिक्यूल बनेगा उसका मोलर मास क्या हुआ, 36 हो जाएगा, है ना, 18 + 18 36। तो ऐसे में क्या हुआ, जो रिजल्टेंट जो मोलर मास है वो तो बढ़ गया ना, बिल्कुल सही बात है। जब पार्टिकल जोड़ेंगे तो जो नया पार्टिकल बनेगा उसका मोलर मास ज्यादा ही होगा, ऑब्वियसली बात है, स्टार्टिंग वालों से ज्यादा निकल के आएगा, है ना। पहले एक का 18 था, अब जो बड़ा पार्टिकल बन गया उसका 36 हो गया, जैसे मैंने आपको H2 का भी एग्जाम्पल दिया, तो वही चीज है। तो यही यहाँ पर लिखा है कि एसोसिएशन
अगर होगा तो आपको ज्यादा मोलर मास देखने को मिलेगा। बिल्कुल सिवाय पार्टिकल जुड़ेंगे तो मोलर मास बढ़ जाएगा। और अगर कोई पार्टिकल टूट गया तो ऐसे में जो आयंस बनेंगे उनका मोलर मास पहले से तो कम ही होगा ना, क्योंकि वो छोटा हो चुका है अभी। जैसे कि NaCl था, NaCl का ज्यादा होता है, उसका 58.5 समथिंग रहता है ना। लेकिन अगर वो टूट जाएगा Na+ में तो Na+ का तो केवल 23 रहता है, तो रिजल्टेंट क्या हो गया, वो तो कम हो गया। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि डिसोसिएशन में क्या होता है, पार्टिकल टूटने वाला, यानी कि अब जो नया पार्टिकल बनेगा उसका साइज, उसका मोलर मास सब कुछ कम होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन अगर बात करें एसोसिएशन में तो पार्टिकल जुड़ने वाले हैं, तो ऐसे में आपका बड़ा पार्टिकल बन जाएगा, तो ऐसे में मोलर मास बढ़ जाता है। तो यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। तो एसोसिएशन डिसोसिएशन ऐसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप बोल सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मोलर मास। तो हम ये कह सकते हैं सक्सेसफुली कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती है वो मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑटोमेटिक कंक्लूजन यहाँ से निकल के हम ला सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कंक्लूजन बनते हैं, अपने थ्योरी कंसेप्ट ऐसे ही बनाते हैं, ओके। तो तरीका सीखो, बहुत काम आएगा पूरी केमिस्ट्री के अंदर। एंड सिर्फ केमिस्ट्री क्या, फिजिक्स में भी काम आएगा, साइंस में कंसेप्ट ही तो है सब कुछ। कंसेप्ट बढ़िया कर लोगे ना, अपने कंसेप्ट खुद बनाओ। वही है ना, देखो यहाँ पे इतना लिखा नहीं था, लेकिन देखो हमने कितना उसको बना लिया अच्छे तरीके से। एक लॉजिक हमने सेट किया खुद से। तो थ्योरी से लॉजिक कैसे बना सकते हो, कैसे एक स्टोरी बनाओ अपने अंदर ही, कि आपको पता रहेगा कि हमने कुछ ऐसी बातें करी हैं, तो इस तरीके से हम सारी बातें अपनी पढ़ रहे हैं। तो एक लॉजिकल वे में लेकर चलोगे ना, बहुत स्मूथ केमिस्ट्री रहेगी, आई गारंटीड, ठीक है। इसके अलावा देखो और क्या बात है हमारे पास, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं ताकि चीज़ें और क्लियर हो सकती हैं। जैसे कि मैंने बताया, जैसे आपको NaCl का एग्जांपल दिया है ना। NaCl आप जानते हो क्या है, मेरा एक आयोनिक कंपाउंड होता है। ये क्या है, मेरा आयोनिक कंपाउंड। तो अगर ये होगा तो ये टूटेगा ना, ये अपने Na+ में और Cl- में टूटेगा। तो बिल्कुल सही बात है यार, इसका मोलर मास ज्यादा है, और एक Na+ या Cl- का इंडिविजुअली देखा जाए तो मोलर मास कम रहेगा। बिल्कुल सही बात है। अब जैसे मान लो ये तो अलग अलग में टूट रहा है, चलो मान लो मैं एक सिंपल मॉलिक्यूल लेता हूँ। मान लो मैं क्या बोलता हूँ आपसे, H2, ठीक है। H2 बोला, H2 का मोलर मास क्या है, 2 ग्राम्स होगा, ठीक है। 2 ग्राम्स पर मोल होता है ना H2 का, यही तो होता है मेरे पास, ठीक है। तो देखो ऐसे में क्या होगा, अगर ये टूटेगा तो किस में टूटेगा, मान लो कि 2H+ आयन में टूट जाता है, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है। अब ऐसे में क्या हुआ, अब H+ आयन का क्या मोलर मास रहेगा, एक H+ आयन का क्या रहता है आपका, 1 ग्राम रहता है, 1 ग्राम पर मोल रह जाता है। तो देखो पहले ज्यादा था, जब डिसोसिएशन हुआ तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो बढ़ गए। चलो ये तो मैंने माना कि पहले यहाँ पर क्या था, मेरे पास 1H2 होता, अब मेरे पास टोटल 2H2 है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोसिएशन में इंक्रीज तो हुए, लेकिन मोलर मास तो मेरा कम हो गया ना, ये चीज है। तो ये कब हो रहा है मेरा, ये है मेरा डिसोसिएशन का केस। ये क्या है मेरा, डिसोसिएशन में। लेकिन मान लो अगर मैं बोलता क्या, एसोसिएशन, मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, एसोसिएशन बोल रहा हूँ। जैसे कि एसोसिएशन क्या हो सकता है, वाटर की बात नहीं करेंगे, वाटर में एसोसिएशन नहीं होता। हम बात करने वाले अपने एसिटिक एसिड की बात करते, चलो, जो आपके बुक में काफी इंपॉर्टेंट भी है। इंपॉर्टेंट अगर बात करें मैं अपना एसिटिक एसिड की, चलो मैं बात करता हूँ, ठीक है। यानी फॉर्मूला क्या होता है आपका, CH3COOH। अब देखो होता है क्या है कि अगर इसको जब ऐसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं ना, तो वाटर तो मेरा सॉल्वेंट हो जाता है नॉर्मली। तो वाटर की इसलिए मैं एग्जांपल नहीं लूंगा, क्योंकि एसोसिएशन डिसोसिएशन किस पे फोकस करने वाले अपने सॉल्यूट पे। तो इसलिए मैं वाटर की एग्जांपल नहीं प्रेफर करूंगा, क्योंकि वो ज्यादा सॉल्वेंट रहता है ना। तो लॉजिकली देखना है। अब देखो अगर मैं वाटर में इसको अगर मैं डिसॉल्व करता हूँ, ठीक है, सॉल्यूशन इसका बनाता हूँ, तो क्या होता है, होता ये है कि आपका जो CH3 होता है ना, CH3COOH, ये क्या इसकी स्ट्रक्चर। तो दो जो CH3 के जो पार्टिकल, जो एसिडिक एसिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। कैसे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के via। देखो कैसे होने वाला, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या होगा, OH, और यहाँ पर होगा डबल बॉन्ड O। अब देखो एक पार्टिकल वो रहा, ठीक है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये हुआ। अब देखो दोनों में क्या होगा, आपको पता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन सकती है इस तरीके से। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब बनती है जब हाइड्रोजन दो मोर हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्टिकल्स के बीच में आ जाता है, जिसमें कौन कौन से बच्चे हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगर इनके बीच में कभी भी हाइड्रोजन आ जाए ना, तो वहां पर क्या होता है, एक के साथ वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है, दूसरे के साथ वो एक वीक अट्रैक्शन फोर्स से जुड़ता है, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। तो अब जो डैश मैंने आपको बनाया यहाँ पे, ये क्या है मेरा H बॉन्ड, यानी कि मेरा हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो हाइड्रोजन एक के साथ तो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यानी इस मॉलिक्यूल का हिस्सा है, लेकिन दूसरे के साथ देखो कोई बॉन्ड नहीं बनाया। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन रहेगा। तो ये क्या है आपका, एक ध्यान रखना, ये एक वीक अट्रैक्शन फोर्स है।
ठीक है, ये क्या आपका एक वीक अट्रैक्शन फोर्स आपका रहता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। ओके, क्लियर सभी को? तो ये चीज़ हमारे लिए यहाँ पर आती है। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, पहले मान लो मेरे पास यहाँ पे 2 पार्टिकल्स थे, अब देखो 2 पार्टिकल मिल करके उन्होंने बस एक बिगर पार्टिकल बना दिया। ठीक है, अब ये पहले से ज़्यादा ही हो जाएगा ना, बिगर पार्टिकल। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो मेरे कम हो गए, मतलब कि एसोसिएशन हुआ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कम हो गई, लेकिन मोलर मास बढ़ गया। अब इस पूरे का मोलर मास इससे ज्यादा रहेगा, ये तो फिक्स है। ठीक है, तो एक CH3COOH का कम रहेगा। अब अगर 2 जोड़ जाएंगे तो भाई ज्यादा होना ही चाहिए, ऑब्वियसली सीधी सीधी बात है। तो ये क्या आपका एसोसिएशन में होता है। तो ये 2 आपके एग्जांपल्स रहते हैं काफी इंपॉर्टेंट, जहां पर आप एसोसिएशन और डिसोसिएशन को देखते हो और जिनके बेसिस पे मैं ये कंक्लूजन भी लिख सकता हूं। क्या? एक बहुत ही सिंपल कंक्लूजन कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो मेरे पास होती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसकी होती है, मेरे मोलर मास के। ठीक है, तो ये काफी अच्छा कंक्लूजन मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, है ना, सक्सेसफुली, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आती है। ओके, और वैसे ध्यान रखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती हैं, कि मोल्स के, मोल्स ऑफ सॉल्यूट की, यानी कि सॉल्यूट के मोल्स जितने ज्यादा रहेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज उतनी ज्यादा रहती है, ये वाली बात रहती है। ठीक है, और आपको पता होगा मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन मोलर मास। तो मोल्स मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। ओके, तो ये वाला पॉइंट आपका यहाँ पर आता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, एब्नॉर्मल मोलर मास का होना। अब सवाल ये आता है कि भाई पता कैसे करते हैं कि भाई एब्नॉर्मल मोलर मास क्या होने वाला है, कैसे इसको डिफाइन करें और मतलब एक फॉर्मूले के अंदर कैसे बताया जाए। तो इसके बारे में बताया था वॉन्टॉफ ने, और जिनके बारे में अब हम बात करेंगे अपने वॉन्टॉफ फैक्टर के लिए। ठीक है, तो हम बात किसी करने वाले हमारे वॉन्टॉफ फैक्टर की। अब ये क्या होता है, ये बेसिकली मुझे बताता है कि कितना एसोसिएशन होने वाला है, कितना डिसोसिएशन होने वाला है, इसके बारे में वॉन्टॉफ फैक्टर हमें बताता है। यानी कि अगर तो क्या लिखा है, वॉन्टॉफ फैक्टर जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हो is used to express the extent of association। ठीक है, कितना एसोसिएशन हुआ या डिसोसिएशन हुआ ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, यानी किसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का देखो या तो एसोसिएशन होने वाला है डिसोसिएशन, तो वो कितना होगा उसी के बेस पे मुझे पता चलेगा कि भाई एब्नॉर्मल मास क्या हुआ, है ना। तो वो हमें आई या कि वॉन्टॉफ फैक्टर मुझे बताता है। ये होता क्या है, इट इज अ रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड ऑब्जर्व मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। देखो नॉर्मल मोलर मास की मतलब क्या हुई, जैसे कि जैसे बात करें एसिटिक एसिड, उसका मोलर मास हम जानते हैं ना, लेकिन अबनॉर्मल जो मुझे एक्सपेरिमेंट से मिलेगा वो तो अबनॉर्मल होगा, जिसको हम ऑब्जर्व करने वाले हैं एक्सपेरिमेंटली, तो वो मेरा होता है क्या, ऑब्जर्व। ठीक है, तो नॉर्मल तो मतलब क्या हो गया मेरा, जिसको मैं थियोरेटिकली बात कर रहा हूँ, थियोरेटिकल। ठीक है, और ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, मैं बात कर रहा हूँ अपने एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो यानी कि क्या होता है, ये रेशियो क्या होता है, तो ध्यान रखना। तो द रेशियो यानी आई की बात करें तो आई क्या होता है, वॉन्टॉफ फैक्टर, यानी वॉन्टॉफ फैक्टर इज द रेशियो ऑफ नॉर्मल एंड ऑब्जर्व मोलर मास। ठीक है, यानी कि थियोरेटिकल वैल्यू अपॉन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो ये हमारे पास रहता है। यानी कि बात करें हमारे पास तो फॉर्मूला क्या होता है, तो आई इक्वल टू होता है जो भी आपका नॉर्मल मोलर मास था, ठीक है, जो हम थियोरेटिकली निकालेंगे, एंड अबनॉर्मल मोलर मास जो कि हमने एक्सपेरिमेंटली निकाला या जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो हम ऐसे भी कह सकते हो, वर्ड एक ही है, मीनिंग सबका समझना, कोई भी वर्ड आ जाए एग्जाम के अंदर अपने को पता होना चाहिए। तो ध्यान रखना, नॉर्मल यानी कि मतलब क्या हो गया, नॉर्मल यानी कि थियोरेटिकल। ठीक है, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ। और जो बोला जाए एबनॉर्मल यानी कि जिसको हमने क्या किया, इसकी जगह देखो वर्ड ऑब्जर्व भी आ सकता है, जो हमने ऑब्जर्व किया, यानी कि मेरा कौन सा, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, तो एक ही बात रहती है, कंफ्यूज नहीं होना है, अपने को पता रखनी है चीजें। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आती है। इसके अलावा देखो, अब देखो हम जानते हैं क्योंकि मोलर मास के अगर देखा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो मैं इसको इनवर्स करूंगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दूंगा। यानी क्या हो जाएगा, जो ऑब्जर्व वाली जो वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए, एंड कैलकुलेट वाली जो मेरी थियोरेटिकल है वो क्या है, वो मेरी नीचे आ जाएगी। कैलकुलेट का मतलब क्या है, चलो यहाँ पर कैलकुलेट भी लिख लो, कैलकुलेटेड यानी कि जो मैंने एक्सपेरिमेंटली लाइक जो मैंने प्रॉपर्ली कैलकुलेट किया है फॉर्मूले की मदद से, वो कैलकुलेटेड हो जाएगा। तो ये वर्ड भी आ सकता है। तो ध्यान रखना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए फॉर्मूला सेम रहता है, बस वो अपोजिट होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि मोलर मास के वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो अगर नॉर्मल मोलर मास ऊपर आएगा, ठीक है, यानी कि थियोरेटिकल वाला डाटा ऊपर आएगा मोलर मास के लिए, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में वही फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यानी कैलकुलेट या थियोरेटिकल नीचे आ जाएगा और ऑब्जर्व यानी कि एक्सपेरिमेंटल वाला ऊपर आ जाएगा। तो आप ऐसे करोगे। ठीक है, और इस तरीके से अगर बात करें, आप जानते हो कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं वो मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं।
तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, यानी एक्सपेरिमेंट के बाद डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। यानी क्या हुआ, देखो एसोसिएशन या डिसोसिएशन कब होने वाला है, एक्सपेरिमेंटली होने वाला है। यानी कि अगर बात करूं, अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले का मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो जाता है कि अभी तक कोई एक्सपेरिमेंटल चीज नहीं हुआ है, सब कुछ थियोरेटिकली है, जो नॉर्मल होना चाहिए था, ठीक है। लेकिन एसोसिएशन डिसोसिएशन के बाद क्या होगा, मुझे एबनॉर्मल चीजें देखने को मिलेंगी। तो यानी कि वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, एबनॉर्मल यानी कि जो ऑब्जर्व मुझे देखने को मिलेगा। तो आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अभी एबनॉर्मल वैल्यू दिखने वाली है, यानी कि एक्सपेरिमेंट हो चुका है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो गया क्या, इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास एबनॉर्मल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। और बिफोर एसोसिएशन डिसोसिएशन यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, तो बिफोर का मीनिंग क्या हो गया, अभी कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल वैल्यूज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू मतलब हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। तो वही वाली बात हो गई। तो नॉर्मल यानी कि कैलकुलेटेड और एसोसिएटेड के बाद यानी कि ऑब्जर्व। ओके, तो ये चीज यहाँ पर आती है। तो एक ही फॉर्मूले को तीन तरीके से कहा जा रहा है, लेकिन सबका मीनिंग एक ही है, ठीक है। आप किसी एक को याद रख लेना आराम से। एंड आई वुड सजेस्ट कि यार आप चाहो तो फर्स्ट वाला जरूर याद रखना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास अपॉन एक्सपेरिमेंटल या एबनॉर्मल, या फिर चाहो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जस्ट अपोजिट करके याद कर सकते हो। ओके, कि ऑब्जर्व या कि एक्सपेरिमेंटल ऊपर आ जाएगा और थियोरेटिकल नीचे आ जाएगा। और इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये भी कह सकते हो कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन से बाद वाली वैल्यू वो तो ऊपर आएंगी और नीचे कौन सा आ जाएगा, आपका पहले वाली वैल्यू, ठीक है। पर ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स के लिए यानी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए बात हो रही है, लेकिन अगर बात करें मोलर मास के लिए तो वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सेम फॉर्मूला है, बस उसको अलग अलग वे में बस कहा जा रहा है। ओके, क्लियर सभी को। तो ये चीज हमारे लिए यहां पर निकल के आती है। अब बात करते हैं इसके आगे की बात है। तो ये तो मेरे क्या हो गया, आई की वैल्यू सारी हो जाती है, ठीक है। अब देखो जैसे कि हम बात करें, अब हमें कैसा कैसा वैल्यू निकल के आती है वो थोड़ा समझते हैं। देखो ध्यान दो कि हमारे आई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, अब ये भी समझते हैं। इन केस ऑफ एसोसिएशन, अगर कभी भी क्या होने वाला है, एसोसिएशन मान लो अगर आपका होने वाला है, ठीक है। अगर एसोसिएशन होने वाला है तो क्या होने वाला है, देखो सिंपल चीज, अगर हम फॉर्मूले पे देखें तो एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, एसोसिएशन के केस में जो एबनॉर्मल मोलर मास है वो मुझे ज्यादा मिलेगा, है ना, और नॉर्मल मोलर मास जो है वो उसकी तुलना में कम रहेगा, उसके रेस्पेक्ट में कम रहने वाला है। ओके, सही बात है। एसोसिएशन अगर होगा तो पार्टिकल जुड़ जाएंगे, तो ऐसे में मुझे ज्यादा मोलर मास देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल वैल्यू ज्यादा मिलेगी नॉर्मल से। और आप जानते हो किसी बड़े नंबर का अगर छोटे नंबर में डिवाइड लगाते हो तो ऐसे में क्या होता है, आपको जो वैल्यू मिलती है वो एक से छोटी मिलती है ना। यानी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे यही लिखा है कि अगर मान लो एसोसिएशन होगा तो ऑब्जर्व मोलर मास इज बीइंग मोर देन द नॉर्मल मोलर मास, बिल्कुल सी बात है। और ऐसी कंडीशन में तो फैक्टर है आई, उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। और बिल्कुल सही बात है, बड़े नंबर से अगर छोटे नंबर में डिवाइड दोगे तो वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है, ये तो फिक्स है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। और डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, जस्ट अपोजिट होगा, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, जो एबनॉर्मल मोलर मास होगा, जो ऑब्जर्व हमें मिलेगा वो मुझे रेस्पेक्टिवली कम मिलेगा। यानी देखो हम जानते हैं ना कि अगर एबनॉर्मल मोलर मास डिसोसिएशन में बोलूंगा तो जो वैल्यू आएगी वो नॉर्मल से कम आएगी, क्योंकि मेरा पार्टिकल अब टूट चुका है। तो यानी कि अगर बात करें हमारे पास, तो बिकॉज इन द केस ऑफ डिसोसिएशन द वांटा फैक्टर आई इज मोर देन 1, बिल्कुल सही बात है। क्यों, बिकॉज द ऑब्जर्व मोलर मास हैज लेस वैल्यू। सिंपल बात है यार, जो अगर कोई चीज टूट जाएगी तो उसकी जो मोलर मास आएगा वो कम ही होने वाला है ना। तो डिसोसिएशन में क्या होगा, आई की वैल्यू 1 से ज्यादा, और अगर बात करेंगे हमारे पास एसोसिएशन में तो आई की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, मोलर मास के रेस्पेक्ट में हमने बात किया है, ठीक है। और अगर मान लो कुछ भी नहीं होता तब क्या होगा, तो समझो इन केस ऑफ सॉल्यूट्स व्हिच डू नॉट अंडरगो एनी एसोसिएशन और डिसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द वांटा फैक्टर आई विल बी इक्वल टू 1। ध्यान रखना वो आपके 1 के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ऐसी कंडीशन में ऑब्जर्व और नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, वो सेम रहता है। देखो सही बात है, अगर मान लो एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर नहीं होता तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, कहीं पर कोई चेंज ही नहीं आया, और कहीं कोई चेंज अगर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू आएगी थियोरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली वो सेम आने वाली है, क्योंकि भाई कुछ हुआ ही नहीं है ना। तो वो चीज़ है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझे। तो ये जो फॉर्मूला था मुझे काफी सारी चीजें बता रहा है, इसलिए मैंने बोला था कि जो आपका फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है, जो मोलर मास वाला जो फॉर्मूला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी वजह से देखो मैं आराम से पता चल रहा है कि एसोसिएशन या डिसोसिएशन
डिसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू क्या हो सकती है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है, वो कब एक से ज़्यादा होगी, कब एक रहेगी और कब एक से कम रहेगी, ये वाली बात हम किससे पता चल गया, फर्स्ट वाले फॉर्मूले से पता चल गया। ठीक है, अब देखो आप ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मान लो जैसे एसोसिएशन डिसोसिएशन होगा तो ऐसे में आप चाहो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से भी बता सकते हो। कैसे, सिंपल चीज़ है, देखो आई की वैल्यू होगी वो डायरेक्टली किस पे डिपेंड करने वाली है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। ध्यान रखना कि अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर आपके एक्सपेरिमेंट में बढ़ने वाले हैं तो भी मैं ये कह सकता हूँ कि आई की वैल्यू एक से ज़्यादा रहेगी। ठीक है, और एसोसिएट अगर होने वाला है तो आई की वैल्यू एक से कम भी रहेगी। कैसे, चलो देखो थोड़ा एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे कि देखो हम एक टेबल से समझ लेते हैं, एक ही बार में चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आप टेबल को ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्या आपको एक्सपेरिमेंटली आई की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो मैं क्या क्या डाटा दिया हुआ है, तो आपको जो मैंने भी बताया मुझे कितना रिलेट करेगा। देखो जैसे NaCl है ना, अब NaCl मान लो आपका क्या एक आयनिक कंपाउंड होता है, पता है अगर उसको पानी में डालेंगे तो टूटेगा, ये Na+ और Cl- में टूट जाएगा, है ना। अब ऐसे में अगर देखो टूटेगा तो डिसोसिएशन होने वाला, डिसोसिएशन के लिए आई की वैल्यू एक से ज्यादा रहती है। ठीक है, अब देखो मोलर मास के बीच में बोल सकता हूँ या फिर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बीच में भी बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे तो आई की वैल्यू बढ़ती है, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ रही है। देखो ध्यान दो, यहाँ पर देखो आई की वैल्यू जो होगी ना, आप देख सकते हो वो एक से ज्यादा आएगी। अब तो कोई एक्सपेरिमेंटल है और अलग अलग कंसंट्रेशन पे निकालेगी। ठीक है, कंसंट्रेशन अलग अलग होगी तो आई की वैल्यू पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। ये बात तो है नहीं कंसंट्रेशन से इफेक्ट ना पड़े, बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का जो नंबर है वो कंसंट्रेशन को इफेक्ट डालता है, और ऐसे अगर होगा तो आई की वैल्यू पर भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो आप देख सकते हो जितना ज्यादा ये डिसोसिएट होगा, जितना ज्यादा टूटेगा, आई की वैल्यू उतनी ज्यादा होती जाएगी। ठीक है, ये चीज है। और अगर मान लो, ध्यान रखना है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड 100% अगर डिसोसिएट हो जाए, क्योंकि जरूरी नहीं कि कोई भी चीज 100% टूटे, वो हो सकता है कि उसके कुछ परसेंटेज 90% टूटे या 80% टूटे या कोई 50% ही टूटे। तो ऐसी कंडीशन में अगर देखा जाता है कि अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड कोई भी कंपाउंड अगर 100% डिसोसिएट अगर होता है तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए जो आई की वैल्यू होती है वो टोटल नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होती है। जैसे कि NaCl आप जानते हो यहाँ पे एक Na+ और एक Cl- में टूटेगा, तो ऐसे में अगर देखो तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो 2 निकल के आएगी। ठीक है, क्लियर सभी को। तो स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लिख लेते हैं और इसी के बेसिस पे हम कुछ बातें करेंगे। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ओके, कि इफ देयर इज 100% डिसोसिएशन, अगर क्या आपके पास 100% डिसोसिएशन अगर कभी होने वाला है तो ऐसे में क्या होगा, तो हमेशा ध्यान रखना, तो जो आई की वैल्यू होती है तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आयंस, टोटल नंबर ऑफ आयंस। ठीक है, ये चीज यहां पर आती है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था किसका, NaCl का। मान लो ये बात लिखी आ रही है कि NaCl 100% डिसोसिएट होने वाला, पूरी तरीके से टूट जाएगा। तो कितने में टूटेगा ये, एक तो ये क्या बनाएगा आपका Na+ आयन, और क्या बनाएगा, एक बनाएगा ये Cl- आयन। और मैं पूछूं मैं इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे, सीधा सीधा तो ये तो मुझे पता है डिसोसिएशन है तो आई की वैल्यू एक से ज्यादा होगी, ये तो हम जानते हैं, है ना। क्योंकि अब देखो लेकिन कितनी होगी, तो यहाँ पर डायरेक्टली बता सकते हैं आई की वैल्यू 2 होगी। देखो वैसे तो आई की वैल्यू के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा चाहिए, है ना, क्योंकि देखो फॉर्मूले पे क्या आता है, थियोरेटिकल अपॉन एक्सपेरिमेंटल, ये चीज आती है। तो ऐसे में ध्यान रखना, नॉर्मल तो एक्सपेरिमेंटल चाहिए, लेकिन 100% डिसोसिएशन के लिए आप डायरेक्टली पता कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो और एग्जाम्पल भी देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको देता क्या, Al2SO4 का होल थ्राइस। मान लो ये मैं आपको एक कंपाउंड देता हूं जो कि आयनिक कंपाउंड है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई ये 100% डिसोसिएट होने वाला है, तो ये किस में टूटेगा, पहले ये देखो ये कितने नए आयंस बनाएगा 100% डिसोसिएशन पे। ये दो तो Al+3 आयन बनाएगा, दो तो ये बनेंगे कि 2 एल्यूमिनियम बनेंगे, और 3 क्या बनेंगे, सल्फेट आयंस। क्या बनेगा साथ में, 3 आपको क्या मिल जाएगा, SO4-2 आयन आपको मिल जाएंगे। तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो वैसे तो एक्सपेरिमेंटल चाहिए लेकिन 100% है तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सीधी सीधी बात है, आई की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके से आप आई की वैल्यू भी कुछ केसेस में डायरेक्टली निकाल सकते हो, वैसे तो एक्सपेरिमेंटल है लेकिन 100% डिसोसिएशन में पता कर सकते हैं। ठीक है, या अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता तब भी आई की वैल्यू फिक्स रहती है कि वो हमेशा 1 रहती है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पर आती है। जैसे कि आप देख सकते हो KCl में अगर बात करेंगे तो ये भी क्या है, K+ बनाएगा एक, और एक बनाएगा क्या आपका Cl- आयन आपका बनाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, आई की वैल्यू तो डिसोसिएशन है नहीं पता 100% है, तो ऐसे में ध्यान रखना एक से तो ज्यादा रहेगी। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी, मैक्सिमम वैल्यू 100% डिसोसिएशन पे आती है, यानी कि कंप्लीट डिसोसिएशन जिसको हम कहते हैं उस पर आएगी, जो 2 हो सकती है। ठीक है, ये चीज है। MgSO4 के लिए अगेन 2 आएगी क्योंकि ये 2 में ही टूटेगा। अगर बात हो K2SO4, देखो यहाँ पर क्या है, 2 तो आपको K+ बनेगा
और एक आपको SO4-2 बनेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है आई की, वो 3 होगी, क्योंकि 100% डिसोसिएशन जब हो जाएगा तो वो कंप्लीट डिसोसिएशन, उससे ज़्यादा तो नंबर ऑफ आयंस बनेंगे नहीं, है ना। और वो अगर मैक्सिमम डिसोसिएशन हो जाएगा तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। और अदरवाइज अगर 100% नहीं होता तो उससे कम रहेगी, 1 से ज़्यादा और 100% डिसोसिएशन से कम, तो बीच का नंबर कुछ ना कुछ आएगा, जो कि आप देख सकते हो अलग अलग कंसंट्रेशन पे। ओके, तो ये चीज हमारे लिए यहां पर आती है, ठीक है। और ध्यान रखना, अगर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होता तो आई की वैल्यू 1 रहती है, ये भी फिक्स है। ओके, जैसे कि एग्जांपल की बात करें, कोई एग्जांपल जैसे ग्लूकोज का मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। जैसे देखो, अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता, ग्लूकोज लिखता, तो ग्लूकोज के लिए मैं बोलूं, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 है। अब देखो, ना तो इसका एसोसिएशन होगा नॉर्मली, ना इसका डिसोसिएशन होगा, ये ऐसा कैसे रहेगा जिसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो इसके लिए आई की वैल्यू क्या होगी, फिक्स बात है। तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, ऑटोमेटिक फिक्स है। क्योंकि जहां पर कुछ हुआ ही नहीं, वहां पर अबनॉर्मल या जो ऑब्जर्व मोलर मास है या जो थियोरेटिकल मास है, वो दोनों ही सेम निकल के आएगा। तो जब कुछ चेंज ही नहीं होने वाला तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ऐसे करके क्या है, कभी कभी आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में देखे गया है कि भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए कि किसके लिए आई की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, ऐसे, या किसके लिए ज्यादा रहेगी, किसके लिए कम रहेगी, तो वन ऑफ फैक्टर पूछा जाता है। ओके, तो ये हमारे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का रिलेशन क्या होता है वो भी थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है हमारे पास, देखो कि देखो inclusion of want of factor I modifies the equation for the qualitative properties as follow। देखो सिंपल बात है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की मदद से हम अपने मोलर मास को डिफाइन करते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो, अगर वांट ऑफ फैक्टर की बात होगी, एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा है, तो आपको वांट ऑफ फैक्टर को अपने सेम फॉर्मूले के अंदर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो आपके पास कुछ नए फॉर्मूले बन जाते हैं। देखो, सारे फॉर्मूले सेम है, बस एक काम करना, अपना जो भी फॉर्मूला है उसके राइट साइड में बस आपको आई लगा देना, इक्वल के राइट में बस आई का मल्टीप्लाई और कर दो और हमारा काम हो जाएगा। कैसे, देखो ध्यान दो, जैसे कि देखो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की अगर मैं बात करता हूं, मैं किसकी बात करने वाला हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, ठीक है। तो बात करें हमारे पास क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि P0 माइनस P अपन P0 जो रहता है वो मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके बराबर होता है ना। तो देखो, हमने क्या किया, बस राइट की तरफ इक्वल के राइट में बस हमने आई से मल्टीप्लाई कर दोगे और कुछ नहीं करना। इसी तरीके से बात करें, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB इक्वल टू KBM बोलते हो आप, है ना। करना है क्या है, वांट ऑफ फैक्टर के लिए आई को राइट में इंक्लूड कर दो, ये ना मेरा आई यहाँ पर आ गया, इक्वल के राइट साइड में बस आई डाल देना, ठीक है। इसी के डेल्टा TF के लिए भी कर सकते हो, इक्वल के राइट में आई कर दिया, या ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए भी पाई इक्वल टू N/V/RT जो होता है, यहाँ पे क्या कर दोगे, राइट साइड में आई से मल्टीप्लाई, बस इतना कर देना है और ऐसा कर दोगे हमारा काम हो जाएगा। अब तो यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आपके दिमाग में जरूर बनता है, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में बनता है कि ये फॉर्मूला कब लेना है और मुझे नॉर्मल वाला फॉर्मूला कब लेना है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। ध्यान दो, सिंपल लॉजिक है। वांट ऑफ फैक्टर अगर देखें तो आई की वैल्यू 1 कब होती है, जो नॉर्मल कंडीशन जो रहती है, जहां पर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होने वाला, वहां पर ऑटोमेटिकली आई की वैल्यू 1 हो जाती है। और यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो आपको वही पुराने वाले फॉर्मूले मिल जाते हैं, है ना। लेकिन अगर मान लो एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाएगा तो बस आपको आई की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी क्वेश्चन के डाटा में से, ठीक है। एंड देन उसको आप यहाँ पे पुट करके आराम से अपने जो फॉर्मूले हैं उनको अप्लाई कर सकते हो। तो ध्यान रखना, ये फॉर्मूला और पहले वाला फॉर्मूला सेम ही है, बस दोनों में बात क्या आती है कि वहां पर कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं होने वाला था और ऐसे में आई की वैल्यू 1 चल रही थी उनके लिए, ठीक है। और यहाँ पर हमने आई को बस इंक्लूड कर दिया कि अगर कोई कुछ नहीं होगा तो सीधी सीधी बात है आई की वैल्यू 1 रख देंगे। लेकिन अगर कुछ एसोसिएशन डिसोसिएशन हो जाए तो क्या करोगे, तो आई की वैल्यू हम निकालेंगे क्वेश्चन से और हमें पता चल जाएगा। और कैसे कैसे पता चलेगा, सिंपल बात है। अगर देखो हमारे पास एक तो आपके पास कौन सा मिलेगा, एसोसिएशन के लिए मिलेगा, एक एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड का, जो मैंने आपको बता दिया कैसे वो एसोसिएशन करता है ना। और अगर आयनिक कंपाउंड दे दिया जाए, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा डिसोसिएशन के लिए, क्योंकि वो नॉर्मली मेरे डिसोसिएट होते हैं, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा। अगर 100% है तो डायरेक्टली पता चल जाएगा आई की वैल्यू क्या होने वाली है। लेकिन 100% डिसोसिएशन नहीं बोला तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई आई की वैल्यू क्या होगी। और इसके लिए हम कैसे देखेंगे, चिंता मत करो, इसका हम थोड़ा फॉर्मूला देखते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो, जैसे कि अगर मैं बात करने वाला हूं डिसोसिएशन के लिए, अगर मैं बात करूं डिसोसिएशन के लिए, तो आई की वैल्यू आप कैसे निकालते हो इसके बारे में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। देखो सिंपल चीज़ है, जैसे कि मान लो कि आपके पास AN है
कोई आपका एक कंपाउंड है और वो आपका किस में टूट रहा है, आपका Na में टूट रहा है। यानी आपका An का मतलब क्या है, बहुत सारा कंपाउंड है जिसमें N मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो टूट गया तो वो अपने N मॉलिक्यूल्स में वहां पर टूट जाएगा, तो N नंबर ऑफ A में मान लो वो टूट चुका है, ठीक है, ऐसे करके। तो देखो ध्यान दो, स्टार्टिंग में क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग में मैं ये बोलता हूँ कि जब तक कुछ भी नहीं हुआ बिना कोई एसोसिएशन डिसोसिएशन के, तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि इसका एक ही मॉलिक्यूल मेरे पास है और जब तक कुछ हुआ नहीं है तो ये मेरा क्या रहेगा, जीरो रहेगा। सिंपल चीज, अगर जब तक कोई रिएक्शन ही नहीं हुई, कोई टूटेगा नहीं, तो मेरे जो रिएक्टेंट है वो तो 1 रहने वाला है क्योंकि एक ही लिया है मैंने, और ये क्या मेरा 0 रहेगा क्योंकि प्रोडक्ट बनता ही नहीं है ना। अब मान लो डिसोसिएशन होता है, तो मान लो इस 1 में से अल्फा अमाउंट मेरा डिसोसिएट होता है, ठीक है, तो कितना मेरा ये बनेगा, ये मेरा n अल्फा बन जाएगा। अब तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अल्फा क्या है मेरा, अल्फा होता है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिंग बता रहा हूं मैं आपको, अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, ये क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेसिकली मेरा रहता है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कि एक मोल में से, ध्यान रखना, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, उसके 1 मोल में से या 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल में से जितना भी अमाउंट डिसोसिएट होता है, जितना भी टूटता है, वो जो वैल्यू होती है उसी को बोलता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो 1 मोल में से जितना भी अमाउंट डिसोसिएट होता है उसी को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं, जिसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हो। तो यहाँ पर देखो, मैंने ये बोला कि यहाँ से अल्फा अमाउंट, ठीक है, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसोसिएट हो गया, 100% की बात नहीं कर रहे, 100% होता तो डायरेक्टली पता चल जाता, लेकिन अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ क्या, कुछ अमाउंट, मुझे नहीं पता कितना डिसोसिएट हो रहा, तो मान लो मैंने अल्फा माना, क्योंकि अल्फा क्यों लिया, क्योंकि एक मोल मैंने यहाँ पे लिया। तो देखो जितना यहाँ टूटेगा, तो स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग क्या है, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 अल्फा टूटेगा, और यहाँ पर कितना बनेगा, स्टोइकियोमेट्री क्या है, n स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, तो n अल्फा मेरे यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये चीज है। तो अगर बात करें हमारे पास, तो देखो, तो I इक्वल टू क्या होता है, अब देखो I का फॉर्मूला क्या था, I का फॉर्मूला क्या बताया था, I का फॉर्मूला देखो हमने बताया था कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइड बाय स्टार्टिंग, ठीक है, नहीं बिफोर, यानी देखो बाद में हमारे पास देखो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। अब देखो बाद के पार्ट आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। तो हमें कुछ नहीं करना, हमारे पास ये वैल्यूज रखनी है, तो बाद में कैसे देखोगे, कुछ नहीं करना, काउंटिंग करनी है भाई, ऐड कर दो बस। देखो अगर मैं इनको ऐड कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा, मुझे बाद वाली वैल्यू मिल जाएगी, और इसको ऐड कर दूंगा तो मुझे स्टार्टिंग वाली वैल्यू मिल जाएगी। ये क्या ऊपर तो क्या दिया आपको, स्टार्ट दिया है, यानी स्टार्ट यानी कि बिफोर डिसोसिएशन, तो ये, और ये क्या है आपका आफ्टर, ठीक है। तो यानी I की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपल चीज है, तो I क्या आएगा मेरा, I इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो बाद में कितने हैं, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। मैंने क्या किया, हर एक को ऐड कर दिया, तो मुझे टोटल पार्टिकल मिल गए बाद के, है ना, और स्टार्टिंग में कितना अपॉन में 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा I का फॉर्मूला हो जाएगा। तो I क्या आ गया, तो मैं कह सकता हूँ, सो I इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, I इक्वल टू आ गया 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। ये बेसिकली क्या है मेरे I की वैल्यू हो जाती है। तो इस तरीके से क्या है, आप आराम से अपने वॉन टॉप फैक्टर को निकाल सकते हो। अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दे दिया जाए क्वेश्चन में तो आप आराम से कर सकते हो, और चाहो तो उल्टा भी कर सकते हो, यानी कभी बार क्या होता है, आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा जाता है और I की वैल्यू क्वेश्चन में दी जाती है, तो देखो इस फॉर्मूले से आप I की वैल्यू भी निकाल सकते हो, आई मीन अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे, कुछ नहीं करना, तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, I और इसमें क्या करता हूँ -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा कॉमन ले लिया और 1 माइनस 1 यहाँ पर हो गया, n माइनस 1 यहाँ हो गया, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, I माइनस 1 डिवाइड बाई n माइनस 1। तो इस फॉर्मूले से चाहो तो आप अल्फा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, समझ गए ना। तो इसी फॉर्मूले से देखो तो काफी अच्छे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो वॉन टॉप फैक्टर कैसे निकालते हैं, वही सेम फॉर्मूला हमने यूज किया, हमने थोड़ा डिसोसिएशन के लिए ये वाली चीज देखी और आपको 2 फॉर्मूले मेरे को पता चल गए। एक तो अगर मुझे अल्फा दिया हो तो मैं I कैसे निकालूंगा, और रिवर्स अगर मुझे I दिया हो तो अल्फा कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और n क्या है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है जिसमें ये टूटने वाला है, ठीक है। तो n क्या है, आफ्टर डिसोसिएशन जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स बनते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला आता है आपके डिसोसिएशन के लिए। क्लियर सभी को, यहाँ तक का पार्ट। अब बात करेंगे हमारे एसोसिएशन के लिए। तो ये तो मेरा डिसोसिएशन की बात हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं एसोसिएशन में क्या होता है। देखो एसोसिएशन की अगर बात करूँ ना तो ये बिल्कुल सिमिलर मेरा डिसोसिएशन की जैसा ही है, सेम तरीके से हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, पर वही है कि हाँ फॉर्मूला थोड़ा सा अलग तो आएगा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ही। तो देखो यहाँ पर क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होता है कि आपके नंबर ऑफ n ए पार्टिकल्स क्या होते हैं,
वो क्या है, आपस में जोड़ते हैं और वो आपका AN बनाते हैं। अब देखो ये चीज बिल्कुल डिसोसिएशन के अपोजिट है। डिसोसिएशन में क्या होता है, पार्टिकल टूटता है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, है ना, कोई एक पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल में टूटता है। यहाँ पर क्या होता है, n नंबर ऑफ पार्टिकल जुड़ते हैं और वो पर्टिकुलर पार्टिकल को बना लेते हैं। तो ये चीज यहाँ पर देखने को मिलती है, एक पार्टिकल बनता है, ठीक है। तो हमें करना क्या, हमें करना वही है, हमें स्टार्टिंग यानी स्टार्ट में एंड आफ्टर एसोसिएशन क्या हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, हमें बस वो चीज़ देखनी है। तो स्टार्टिंग में और मेरे आफ्टर, ठीक है, बाद में क्या हुआ, बिफोर और आफ्टर भी आप कह सकते हो, यानी कि बिफोर लिख लेते हैं, ठीक है, बिफोर एंड आफ्टर एसोसिएशन, ठीक है। तो देखो बिफोर में हम ये मानते हैं कि मान लो इसके 1 मोल है और इसके 0 मोल है, तो फिक्स है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि स्टार्टिंग में इसका 1 मोल है और इसके 0 मोल है, ठीक है। अब हुआ क्या, हम ये बोलते हैं कि देखो 1 मोल में से ये तो जरूरी नहीं कि 100% ही एसोसिएट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मान लेते हैं कि कुछ पार्टिकल एसोसिएट हो जाते हैं और जो एसोसिएट होंगे वो इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि आपके अल्फा पार्टिकल जो है वो एसोसिएट होते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा, क्योंकि यहाँ से अल्फा पार्टिकल कम हो जाएंगे इसमें से, जो इसमें चेंज हो जाएंगे और वो अल्फा बाई n नंबर ऑफ पार्टिकल्स बना लेंगे, ठीक है। ध्यान रखना वही वाली बात है, अल्फा क्या है मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। क्योंकि एसोसिएशन लाइक जो प्रोसेस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग मेरा अल्फा रहता है, रहेगा वो डिग्री और वो निकलेगा हमेशा 1 से, ये भी फिक्स है, ओके। तो यहाँ पर ये चीज़ है, ओके। तो हमारे पास इतना सा इंपॉर्टेंट है, वहां पर क्या था, वहां पर n अल्फा बनता है और यहाँ पर मेरा अल्फा अपॉन n बचता है, बस इतनी सी डिफरेंस है। अब देखो बच्चे को जब सारी बातें सेम है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा भाई, बाद के पार्टिकल्स डिवाइड बाई स्टार्टिंग पार्टिकल्स, यानी आफ्टर एसोसिएशन अपॉन बिफोर एसोसिएशन। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 1। यानी कि अगर देखें तो I की वैल्यू यहाँ पर मेरे लिए क्या आती है, तो I इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा अपॉन n। ये मेरे क्या है, एसोसिएशन के केस में I की वैल्यू का फॉर्मूला होता है। तो अगर आपको अल्फा पता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन अगर आपको पता है, तो आप I की वैल्यू भी निकाल सकते हो और चाहो तो ऐसे अल्फा भी निकाल सकते हो। कैसे, देखो लिख सकते हो I माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा अल्फा इंटू में 1 अपॉन n माइनस 1 हो जाएगा। कॉमन ले लिया मैंने दोनों में से अल्फा को, है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा I माइनस 1 अपॉन में 1 अपॉन n माइनस 1। ये क्या है, मेरे अल्फा की वैल्यू यहाँ पर आती है। और इसको जब थोड़ा सा और एलसीएम लेके और सॉल्व कर सकते हैं तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या एलसीएम लिया तो क्या बचेगा आपका, तो एक फॉर्मूला और आ जाता है आपके पास, अल्फा इक्वल टू n इंटू में I माइनस 1 अपॉन में 1 माइनस n। ये भी फॉर्मूला आप ले सकते हो। तो हमें कुछ नहीं किया, दोनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम ही है, बस मैंने एलसीएम लिया है, n का एलसीएम लिया, मल्टीप्लाई किया और n को ऊपर भेज दिया, तो ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, कहीं कोई चेंज नहीं है। वही ना, नए नए फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं, पुराने वाले फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंज करते जाओ तो नए नए फॉर्मूले बनते चले जाते हैं। यही सारा कंसेप्ट चलता है पूरी केमिस्ट्री। आप यही देखोगे कि फॉर्मूला एक ही था, मेन बेस प्रिंसिपल फॉर्मूला एक ही रहता है और वही आपस में क्या रिपीट होता है, उसमें थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं तो आपको नए नए फॉर्मूले बन जाते हैं। हमारा मेन फोकस क्या है, मेन कंसेप्ट पकड़ना कि मेन फॉर्मूला आया कैसे। जो मेन फॉर्मूला बस इसको याद कर लोगे ना तो इससे ये निकालना तो ईजी काम है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि सारा याद मत करो, सिर्फ एक मेन फॉर्मूला याद करके चलो, ठीक है। और उसी से देख लो दूसरा फॉर्मूला बनता कैसे, वो तरीका पता है तो कभी भी बना लो एग्जाम के अंदर, कोई टाइम नहीं लगता एग्जाम में फॉर्मूला बनाने के लिए, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए यहाँ पर आती है वॉन्ट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन के केस में और मेरा एसोसिएशन के केस में कभी भी वॉन्ट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो अगर 100% एसोसिएशन या डिसोसिएशन ना दिया तो, ठीक है। अगर आपको 100% डिसोसिएशन दिया तो मैंने बता ही दिया कि भाई क्या वैल्यू होती है, लेकिन एसोसिएशन के लिए तब भी आपको देखना तो पड़ेगा, ठीक है। क्लियर सभी को, तो ये चीज आपके लिए यहाँ आती है, ओके। चलिए अब करते हैं थोड़ा सा एक क्विज करके देखते हैं। तो जो भी हमने देखा सीखा उसके लिए क्विज करना देखो इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन करे बिना ऐसे जाने तो मैं देता कभी नहीं हूँ, ठीक है। पढ़ा है क्वेश्चन तो करना ही है। देखो क्वेश्चन क्या बोला है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, द वैल्यूज ऑफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर KCl NaCl एंड K2SO4 रेस्पेक्टिवली आर। अब देखो यहाँ पर बात करें वॉन्ट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकलवाई जा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने ये नहीं बोला कि भाई डिसोसिएशन होने वाला है एसोसिएशन, तो ये हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। सीधी सीधी बात है, हमें क्लियरली दिख रहा है तीनों ही क्या है मेरे आयनिक कंपाउंड्स है। ये तीनों ही आप देख सकते हो, ये क्या है मेरे तीनों ही आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड्स। और आयोनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, सीधी सीधी बात है, वो डिसोसिएशन ही करते हैं। यानी कि I की जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन 1 होने वाली है, ये वाली बात तो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाती है। ये सारी बातें तो हम ऐसे ही कंक्लूड कर सकते हैं थ्योरी में ही, है ना। अब होगी क्या, अब तो यहाँ पर ये बोला नहीं है कि भाई कितना डिसोसिएशन होने वाला है, तो आप ये मान के चलो कि 100% डिसोसिएशन होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया तो आप हमेशा 100% डिसोसिएशन मानोगे खुद से, ठीक है। तो ये अगर मैं बोलूँ कि KCl NaCl इनका अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो जितने पार्टिकल्स ये बनाते हैं उतना ही क्या हो जाएगा, I की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो ये किस में टूटेगा, KCl की बात करेंगे तो किस में टूटेगा, एक K प्लस में
प्लस 1 Cl माइनस में। सेम बात करूंगा मैं अपने NaCl के लिए, ये भी 1 Na प्लस में और प्लस क्या बनेगा 1 Cl माइनस को ये बनाएगा, है ना। और K2SO4 की बात करेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी बात अलग हो जाती है, यहाँ पर क्या होगा 2K प्लस बनाएगा और प्लस 1 SO4 माइनस 2 बनेगा, यानी ओवरऑल हमें बस नंबर देखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो कितने आयंस बने, तो जितने नंबर ऑफ आयंस बन जाएंगे उतने ही क्या हो जाएगा मेरा बॉन्ड फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। यानी क्या क्या हो जाएगा इसका 2, देखो रेस्पेक्टिवली देखना, ये मत आगे पीछे मत करना ऑर्डर को, रेस्पेक्टिवली एक ऑर्डर में देखना, पहले KCl का होना चाहिए, उसके बाद NaCl और लास्ट में K2SO4। तो पहले 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए 3। इसके लिए I की वैल्यू क्या है 2 है, इसके लिए I की वैल्यू क्या है 2 और इसके लिए I की वैल्यू क्या है 3। तो 2 2 3 ये होना चाहिए, तो 2 2 3 ऑप्शन नंबर सेकंड मेरा क्या है करेक्ट आंसर इसका हो जाता है। देखो ध्यान रखना, रेस्पेक्टिवली देखना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि अगर आप ऑर्डर में आंसर नहीं दोगे, आगे पीछे आंसर देखोगे तो गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए हमें सही ऑर्डर में ही देखना था। ओके, तो ये चीज आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पर होता है। क्लियर सभी को? चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अब तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। ध्यान रखना एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन जरूर बनते हैं ना। तो वहां पर थोड़ी उनकी प्रैक्टिस भी हमें करते रहनी है, ताकि वो एक आइडिया माइंडसेट हमें पता रहे कि भाई उनके क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं। ओके, देखो क्या बोला है हमें क्वेश्चन, हमें बोला गया है आपको एक असर्शन यानी आपको एक बात लिखी होगी, स्टेटमेंट लिखा होगा और उसके लिए आपको एक रीजन लिखा होगा। आपको बताना पड़ेगा स्टेटमेंट सही है या गलत, और उसके बेसिस पर रीजन बढ़ के बताना है कि रीजन उसको सही एक्सप्लेन करता है कि नहीं करता। ऐसे क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो क्या है आपके पास, क्या लिखा हुआ है कि मोलर मास ऑफ KCl कैलकुलेटेड on the basis of colligative property will be lower than the abnormal molar mass। यानी ये बोला जा रहा है कि अगर मैं जो colligative property की मदद से जो वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ, जो मोलर मास जो मिलता है वो क्या है, मुझे वो लोअर मिलेगा, एक नॉर्मल मोलर मास से मुझे कम मिलना चाहिए कहीं ना कहीं। ठीक है, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। ओके, रीजन क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मोलर मास इज ऑलवेज लोअर देन द ट्रू वैल्यू। ओके, अब आप ही बताओ क्या ये बातें सोचने में सही है? देखो पहले फोकस करना है आपको असर्शन पे। अगर असर्शन सही है तब तो मैं रीजन देखना चाहूंगा, क्योंकि अगर पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाए ना तो मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ, पहला स्टेटमेंट में कभी भी गलत हो जाए आप हमेशा ऑप्शन नंबर 4 को टिक करोगे। ये 4 ऑप्शन पढ़ो, 4 ऑप्शन अब ये देखोगे कि ऑप्शन नंबर 4 ऐसा रहेगा जिसमें असर्शन को गलत माना गया, फॉल्स माना गया होगा। बचे तीनों के अंदर देखोगे तो असर्शन को सही माना गया है। चाहे तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं, इफ बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यानी दोनों को सही माना और बोला जा रहा है कि रीजन असर्शन को सही से बता रहा है। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, यानी कि दोनों सही तो हैं लेकिन रीजन अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया। तीसरा क्या है मेरा, असर्शन सही है रीजन गलत है। चौथा असर्शन और रीजन दोनों ही गलत है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो क्लियरली कि आपको केवल एक ही ऐसा ऑप्शन है जहाँ पे असर्शन को गलत माना गया है, बचे तीनों में क्या है को सही माना गया है। तो ऑटोमेटिक ध्यान रखना, अगर असर्शन गलत हो जाए तो ऑटोमेटिक आप ऑप्शन नंबर 4 को टिक करोगे और वो डायरेक्टली करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये छोटी छोटी बात आप यूज ले सकते हो अपने एग्जाम्स में भी, ताकि आप एग्जाम को अच्छे से कर पाओ इफेक्टिवली एंड थोड़ा स्मूथली एंड फास्ट भी कर पाओ। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आती है। अब देखो अगर बात करें हमारे क्वेश्चन पे थोड़ा आते हैं। देखो असर्शन की अगर मैं बात करूं तो वो वैसे सही लिखा हुआ है कि मुझे एक्सपेरिमेंटली अगर बात करेंगे KCl के केस में, क्योंकि KCl डिसोसिएट हो जाता है क्योंकि वो आयनिक कंपाउंड है, तो वहां पर क्या होता है जो मोलर मास मिलता है वो एक्चुअल में कम मिलता है हमें, है ना, क्योंकि वो टूट चुका है। तो आपको नॉर्मल मोलर मास कम मिलता है देखने को। ठीक है, ये चीज यहाँ पे मिलती है। ओके, यानी अगर बात करें तो एक चीज तो यहाँ पर आती है, देन द नॉर्मल मोलर मास बिल्कुल सही है। अगर रीजन की बात करेंगे तो क्या ये हमेशा रहता है? नहीं, हमेशा नहीं होता। अगर ध्यान दो एक्सपेरिमेंटली जो डाटा मिलता है वो हमेशा छोटा हो, वो जरूरी नहीं है, वो ज्यादा भी हो सकता है जब आपका एसोसिएशन होता है। तो ऑलवेज यहाँ पे सही वर्ड नहीं है। आप देखो यहाँ पे ऑलवेज लिखा हुआ है, ये सही वर्ड नहीं है, हमेशा नहीं होता। डिसोसिएशन में हो जाएगा ठीक है, लेकिन एसोसिएशन में आपको ज्यादा मोलर मास देखने को मिलता है। तो यानी कि आपका ऑप्शन ए तो सही है, यानी असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 3 है वो क्या है मेरा इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से भी क्या है आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो असर्शन और रीजनिंग के। ओके, तो आई होप सभी को थोड़ा ट्रिक भी क्लियर रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तब वो क्या चीज पर फोकस करना है और कहां पर डायरेक्टली चाहो तो कर सकते हो क्वेश्चंस को। क्लियर है? ओके, और इसी के साथ बात करेंगे तो हमारा आज का जो सेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। सो थैंक यू एवरीवन, आज का सेशन हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आज हमने सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया अच्छे तरीके से। आप अपनी प्लेलिस्ट को देख लेना एक बार यूट्यूब पर जो है, तो उस पर आप देख लोगे अच्छे तरीके से कि भाई कौन कौन से चैप्टर्स में जैसे हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। तो कोई चीज मिस मत करना, कोई चैप्टर या कोई टॉपिक
आपका अगर मिस रह गया हो तो वो उसको जरूर कंप्लीट कर लेना, कोई टॉपिक छोड़ना मत। एंड होमवर्क का सभी लोग ध्यान रखना, क्वेश्चंस अच्छे से करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि क्वेश्चन जितना अच्छा करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर रहेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि अगर आप बोर्ड्स के बाद साथ साथ जो जेईई नीट की जो तैयारी आप करते हो तो उसके लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर रहना। और वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन कब होंगे, जब आपने अच्छी थ्योरी के बाद बस प्रैक्टिस कर लियो, प्रैक्टिस करोगे ना सब हो जाएगा। ओके, और कोई डाउट आए तो आप मेरे से इंस्टा पे तो पूछ ही सकते हो, जैसे सभी लोग पूछते हैं, तो आप भी पूछना जरूर, कोई भी डाउट रह जाए तो। ओके, इसके बाद जेईई नीट का भी कुछ पूछना हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, काफी सारे दिमाग में सवाल रहते हैं जो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, ओवरऑल चैप्टर कंप्लीट हुआ, मजा आया कि नहीं आया, या किसी टॉपिक पे डाउट तो नहीं है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नए सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।